बेटा अब हम लोग वहां से पढ़ते हैं जहां से अभी हमने डिसकंटिन्यू किया था, जहां से हम रुके थे। मैं आपको बताता हूँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेचर का हिसाब किताब क्या है। तो एक ऐसा पर्सन जो एजीएम में रिटायर नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है, रिटायरिंग वालों के लिए तो प्रोविजन ही अलग है। वो क्या हो सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, प्रोवाइडेड आपको मैंने बताया है कि अगर वो नोटिस 14 डेज पहले, 14 दिन पहले एजीएम के कंपनी में भेज दे। ठीक है, इस नोटिस में वो ये सिग्निफाई करेगा कि वो कंपनी में क्या बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है। ऐसा पर्सन कंपनी का मेंबर हो भी सकता है और कंपनी का मेंबर नहीं भी हो सकता है। दोनों ही चीजें इसमें अलाउ की गई है, आपको ये बात पता होनी चाहिए और इसमें आपके मन में बिल्कुल भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों प्रकार के इंसान हो सकता है, शेयर होल्डर में भी एक हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। इसको बोला गया है कि इंडिपेंडेंट बंदा बाहर से अपना कैंडिडेचर जो है प्रपोज करे 14 दिन पहले। ठीक है, जब आप ये नोटिस कंपनी में डालते हो तो साथ में 1 लाख रुपए भी आपको जमा करना पड़ता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। अगर निधि कंपनी है तो आपको कितना रुपए जमा करना पड़ेगा, 10,000 रुपए नोटिस के साथ जमा करना होगा। नीचे के पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ना है, मैंने ऐसा बता दिया है। अब प्रोसीजर भी आप देख लो, सीख लो। अगर पब्लिक कंपनी है और उसमें कोई अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेचर दे रहा है, कहने का मतलब एक ऐसा पर्सन है जो खुद से बोल रहा है कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, उसका क्या हिसाब किताब है, तो ऐसे पर्सन को 14 डेज पहले कंपनी में बताना पड़ेगा और 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1। ठीक, जब कंपनी को नोटिस मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी, अपने सारे शेयर होल्डर को मीटिंग के 7 दिन पहले ये बताएगी कि हमारे पास एक पर्सन का नोटिस आया है कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है। अगर सारे मेंबर्स को नोटिस भेजना पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर और एक रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में छाप देंगे कि हमारे पास ये नोटिस आया है, ये श्रीमान कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं। तो देखो स्टेप 1 क्या हुआ, जो पर्सन या जिसके दिमाग में आया कि वो क्या बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, उसने क्या किया, बिफोर 14 डेज, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले कंपनी को सिग्निफाई कर दिया कि सर मैं क्या बनना चाहता हूं, डायरेक्टर। अब साथ में कितना रुपए जमा किया, 1 लाख रुपए, जैसा कि मैंने बताया। कंपनी को जब ये नोटिस की कॉपी रिसीव हुई तो कंपनी क्या करती है, इस नोटिस को मीटिंग के 7 दिन पहले मेंबर्स में सर्कुलेट कर देती है, बांट देती है कि ये पर्सन जो है इसने एप्लीकेशन दिया है, ये डायरेक्टर बनना चाहता है। अगर एक एक मेंबर को बताया ना जा सके तो क्या किया जाता है, इस नोटिस का पब्लिकेशन एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक लोकल न्यूज़पेपर में कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, बता दिया जाता था कि सबको पता लगे। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो शेयर बाजार को भी नोटिस की कॉपी भेज देंगे कि एक पर्सन आया है वो हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है। अब जितना हो गया तो उस पर्सन से आप क्या करोगे, बेसिकली कंसेंट ले लोगे कि कल को अगर डायरेक्टर तुम बने तो तुम्हारा कंसेंट लेटर हमारे पास होना चाहिए। अब जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो डिसाइड किया जाएगा उसको अपॉइंट करना है कि नहीं, तो उसके लिए रिजोल्यूशन पास हुआ। अब मान लो वो अपॉइंट हो गया तो क्या, तो इस सिचुएशन में माना जाएगा कि सबसे पहले तो उसका 1 लाख रुपए आप रिफंड कर दो। दूसरा, 30 दिन के अंदर आप फॉर्म DI-12 जमा करके ROC को बता दो कि हमने किसको डायरेक्टर बनाया है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर कोई बाहर से पर्सन अपना कैंडिडेचर प्रपोज कर रहा है कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है तो क्या करे, तो सबसे पहले तो पर्सन 1 लाख रुपए जमा करेगा और 14 दिन पहले कंपनी को बताएगा। स्टेप 2, जब कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो गया तो कंपनी क्या करेगी, सारे मेंबर को उस एप्लीकेशन की कॉपी मीटिंग के 7 दिन पहले भेज देगी। अगर बहुत सारे मेंबर और पॉसिबल नहीं है तो पेपर में पब्लिकेशन दे दिया जाएगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज एक लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में। कंपनी रजिस्टर्ड है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी बता देंगे। अब उस डायरेक्टर से कंसेंट लेटर दे दिया कि कल को तुम बन गए तो लेटर तो तुम्हारा होना ही चाहिए। मीटिंग होगी, उस पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाएगा, उसका 1 लाख रुपए आप क्या करोगे, रिफंड कर दोगे और फाइनली 30 दिन के अंदर फॉर्म DI-12 भर के ROC को बता दोगे कि हमने एक पर्सन को अपॉइंट किया है जो इंडिपेंडेंटली आया था और ये कह रहा था कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपको मैंने क्या किया है, 2 तरह के अपॉइंटमेंट बता दिए हैं। फर्स्ट डायरेक्टर का बता दिया
उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर में आपको मैंने क्या बताया, एक तो रिटायरमेंट एंड रोटेशन का प्रोविजन क्या है और प्रोसीजर क्या है, और दूसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर है, सॉरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेचर अगर है, मतलब है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही, लेकिन बाहर से अप्लाई कर रहा है कि मुझे डायरेक्टर बना दो, तो उसका प्रोविजन क्या है और प्रोसीजर क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बारी आती है छोटी छोटी बातों की, जैसे हु इज रेसिडेंट डायरेक्टर। हम पढ़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ही कंसेप्ट रहा है, याद रखना। हर कंपनी जो इंडिया में वर्क कर रही है उसके लिए नियम है कि उसके यहाँ कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में कम से कम 182 डेज रहा है। इसमें एक अपडेट बता दे रहा हूं, ये याद रखना, दिस ईयर ये एप्लीकेबल नहीं रखा गया है। कोविड के कारण ये वाला प्रोविजन इस साल एप्लीकेबल नहीं रखा गया है कि एक 182 डेज किसी को रहना है। ठीक है, आपको अगर ये बात सिर के ऊपर से गई होगी तो आप समझ लो, जैसे अक्षय लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनी। अब इस कंपनी के जो सारे डायरेक्टर्स हैं वो जर्मनी के हैं, तो क्या ये कंपनी इंडिया में वर्क कर पाएगी? जवाब है नहीं। ठीक है, सारे डायरेक्टर जर्मनी के, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें एक डायरेक्टर ऐसा भी रखो जो इंडिया का रेसिडेंट है, ताकि कल को अगर ये लोग भाग गए तो कम से कम जो इंडिया का है उसको तो हम पकड़ सकें। तो ये रेसिडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन है जो आपको एकदम अच्छे से क्या होना चाहिए, आना चाहिए। दूसरा प्रोविजन जो होता है बेटा वो वुमेन डायरेक्टर का होता है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कदम है जो कंपनीज एक्ट में दिया गया है, और इसमें यह बोला गया है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनमें कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। किसमें होना जरूरी है? तो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। अब किसमें बोला गया? तो जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं उन सब में, या फिर कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल या तो 100 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, दो में से एक क्राइटेरिया और है ना, वहां पे वुमेन डायरेक्टर रखना बहुत ही जरूरी है, ये याद रखना। तो ये जो वुमेन डायरेक्टर है अभी ये किस नेचर की है? एग्जीक्यूटिव नेचर की है। एक एग्जीक्यूटिव वुमेन डायरेक्टर रखना ही है। ठीक है, आगे अभी एक नया रूल आ गया है बेसिकली, और ये रूल ये आया है कि 1 अप्रैल 2020 से कंपलसरी कर दिया गया है कि जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज इंडिया की होंगी वहां पर पहले तो देखो वुमेन डायरेक्टर थी एग्जीक्यूटिव नेचर की, अब एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के अभी आपकी अगर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज में से एक है तो आपके बोर्ड में क्योंकि आप लिस्टेड थे तो ऑलरेडी एक वुमेन डायरेक्टर थी ही थी, जो किस नेचर की थी? एग्जीक्यूटिव नेचर की थी। अब यह बोल दिया गया कि एक और वुमेन डायरेक्टर आपको रखना ही होगा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगी। ठीक, ये आपको भूलना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रोविजन आप एकदम अच्छे से पढ़ोगे। आई होप आपको रेसिडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर समझ आ गया है। अब इसके स्मॉल शेयर होल्डर को पहले नहीं करना है, पहले हम करेंगे नीचे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट, क्योंकि हमको बार बार मिल रहा है। पहले हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय नेचर ये नॉन एग्जीक्यूटिव है, बाय नेचर नॉन एग्जीक्यूटिव है। बाय नेचर नॉन एग्जीक्यूटिव होने का मतलब ये है कि फुल टाइम काम नहीं करता कंपनी में। तो कौन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो ये एक ऐसा डायरेक्टर है जो एमडी नहीं है, जो होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, जो नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है, और जिसका कंपनी से किसी तरह का मटेरियल या पेक्यूनरी, इसका मतलब होता है मनी, रिलेशनशिप नहीं है, ना ही कंपनी के साथ ना ही उसके डायरेक्टर के साथ। बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, ये बोल देना एक बात होती है कि भाई इस पर्सन का कंपनी से कोई रिलेशनशिप नहीं है मनी के फॉर्म में, पर कैसे डिटरमाइन किया जाए कि एक जो पर्सन है जिसको आप डायरेक्टर बनाना चाह रहे हो वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं? तो उसके कुछ क्राइटेरिया है बेटा, बहुत अच्छे से देखना और अच्छे से सीखना। सपोज करो हम अपनी कंपनी में वैभव को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो वैभव के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो वैभव फुलफिल करेगा तभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा। जैसे पहला क्राइटेरिया है वैभव एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो इंटीग्रिटी का पर्सन हो, इंटीग्रिटी का नाम ऑनेस्ट पर्सन हो, और जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज हो इंडस्ट्री में, मतलब अच्छा खासा तगड़ा एक्सपीरियंस या नॉलेज हो।
दूसरी बात, वैभव जो है कभी कंपनी का प्रमोटर नहीं रहा है। जिस कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है या उसकी सब्सिडरी कंपनी में, उसकी एसोसिएट कंपनी में, ना ही वहां के प्रमोटर से कभी रिलेटेड रहा है या जुड़ा हुआ रहा है। आई होप आपको 2 पॉइंट समझ आ गए। हम वैभव को, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का नाम सीपीएस लिमिटेड है। इसमें हम वैभव को क्या करना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले इंटीग्रिटी का पर्सन हो और इसके पास अच्छा खासा नॉलेज हो। दूसरा, ये पर्सन जो है ना ही हमारी कंपनी में, ना ही हमारी होल्डिंग में, ना सब्सिडरी में, ना एसोसिएट में, ना प्रमोटर रहा हो, ना प्रमोटर से किसी तरह से जुड़ा हुआ हो। फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी का एक प्रमोटर है आशीष नाम से, और वैभव आशीष का भाई है, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाएगा ये रिलेटेड टू प्रमोटर है, और इस सिचुएशन में वैभव जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारी कंपनी में नहीं बन सकता। नेक्स्ट, ये कहा जाता है कि वैभव का हमारी कंपनी से कोई मटेरियल या पेक्यूनरी मतलब होता है किसी भी तरह का मनी रिलेशनशिप ना रहा हो पिछले 2 सालों में। कब से 2 सालों में अगर मैं बोलूं तो जैसे वैभव को ऑफर आया है क्या बनने का, हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का 2020 में, तो पिछले 2 सालों में मतलब 2018 तक में इसका कंपनी के साथ किसी तरह का मनी रिलेशन नहीं है। अपना पॉइंट को दिमाग में बिठाओ, आपके लिए मैं हाईलाइट किया हूँ। सबसे पहले तो ये इंटीग्रिटी और एक्सपर्टाइज का पर्सन है। दूसरा, ना ही ये प्रमोटर है, ना ही प्रमोटर से किसी तरह से जुड़ा है। तीसरा, इसका कंपनी से पिछले 2 सालों में, लास्ट 2 ईयर्स में कोई मनी रिलेशन नहीं रहा है। चौथी बात, वैभव का कोई भी रिश्तेदार, ठीक है, इस कंपनी से मनी रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है। और कितना अगर रख पा रहा है या नहीं रख रहा है अगर मैं बोलूं, तो जो भी मनी रिलेशन है वो कंपनी के टर्नओवर के 2% या 50 लाख रुपए, विच एवर इज हायर अमाउंट, इससे ज्यादा का नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वैभव का एक भाई है सतीश। अब सतीश कंपनी को गुड्स सप्लाई करता है, और गुड्स जो इसने साल भर में सप्लाई करे हैं वो 50 लाख के हैं, ठीक। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि अगर मनी रिलेशन रिश्तेदार का है भी, तो टर्नओवर के 2%, टर्नओवर के 2% या 50 लाख रुपए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, विच एवर इज मोर, है ना। तो 2% ऑफ टर्नओवर मतलब क्या, मान लो कंपनी का टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ का जैसे आप 2% करोगे तो ये 10 लाख रुपए होगा, ठीक है। 10 लाख या 50 लाख, विच एवर इज हायर, तो 50 लाख इज हायर। लेकिन इनका ट्रांजैक्शन सिर्फ 50 लाख तक है, उसको एक्सीड नहीं किया है, उससे ज्यादा नहीं है ना, तो ये जो है वैभव यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा। तो मैं पॉइंट आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वैभव का रिश्तेदार है, कंपनी से वो डील भी करता अगर है, तो डीलिंग जो है कंपनी के टर्नओवर के 2% या 50 लाख रुपए, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ना वैभव खुद, ना ही वैभव का कोई रिश्तेदार इस कंपनी में किसी भी तरह से एक बड़ी पोजीशन पे है, मतलब ना ही वहां पे एम्प्लॉय है, ना ही की मैनेजरियल पर्सनल है, ठीक है। पहला पॉइंट बहुत अच्छे से सुन लो, फिर समझ लो। ना वैभव खुद, ना वैभव का रिश्तेदार इस कंपनी में, ना केएमपी है, केएमपी मतलब होता है टॉप पोजीशन पे, ना ही एम्प्लॉय है। दूसरी बात, वैभव खुद या ही उसका कोई रिश्तेदार एक ऐसी फर्म में एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं है जो इस कंपनी की ऑडिटर फर्म है या लीगल फर्म है, ठीक है। इतने पॉइंट में आपको फोकस करना है, पहले दिमाग बिठाना है। मैं दोबारा रिपीट करना हूं, वैभव खुद या वैभव का रिश्तेदार कंपनी में नौकरी नहीं करता, ठीक। दूसरी बात, अगर कंपनी को एक फर्म सर्विस दे रही है तो वैभव कैसी सर्विस, या तो ऑडिटर सर्विस या लीगल सर्विस, वैभव खुद वहां एम्प्लॉय नहीं है, या पार्टनर नहीं है, या प्रोप्राइटर नहीं है। तीसरी बात, वो खुद अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस कंपनी में 2% से ज्यादा शेयर होल्ड नहीं किया है, ठीक। आई होप आपको इतने पॉइंट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट, वैभव एक एनजीओ का मेंबर है, ठीक है। अब अगर ये एनजीओ की जो फंडिंग है, उसकी फंडिंग का टोटल जो है 25% और मोर इस कंपनी से आता है, जो कंपनी वैभव को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए ऑफर कर रही है, तो फिर वैभव जो है इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। देन वैभव के पास अच्छा स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी एक फील्ड में माना जाता है। वैभव को कोई और रिश्तेदार इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है,
सारे पॉइंट एक बार ना आराम से रिपीट करते हैं कि अगर वैभव को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है तो क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो ये हाई इंटीग्रिटी का पर्सन है, दूसरा ये खुद या इसका कोई रिश्तेदार कंपनी में प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर से जुड़ा नहीं है। तीसरी बात, पिछले 2 सालों से इसका खुद का कंपनी से कोई मनी रिलेशन नहीं है। चौथी बात, इसके रिश्तेदार का मनी रिलेशन है भी तो कितना है, 2% ऑफ टर्नओवर या 50 लाख रुपए, उससे ज्यादा का नहीं है। नेक्स्ट, वो खुद ना ही उसका कोई रिश्तेदार कंपनी में कोई टॉप पोजीशन होल्ड नहीं कर रहा है, ना ही कोई ऐसी फर्म से जुड़ा हुआ है जो इस कंपनी को सर्विस दे रही है, ना ही अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर 2% से ज्यादा कंपनी में शेयर होल्ड किया है। और मान लो अगर एक एनजीओ में हेड भी है ये खुद, कौन, वैभव, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनने वाला है, अगर वो एनजीओ इस कंपनी से 25% से ज्यादा डोनेशन रिसीव करती है तो वैभव जो है इस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट, वैभव अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, उसका अच्छे खासे स्किल, एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। उसका कोई और रिश्तेदार इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो। इसने कंपनी को ना कर्जा दिया है, ना कंपनी से कर्जा लिया है 50 लाख रुपए से ज्यादा का पिछले 2 सालों में। अगर लेन देन 50 लाख रुपए से ज्यादा का है लोन का इस कंपनी के साथ वैभव का, तो वैभव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। तो ये क्राइटेरिया है, आपको नहीं समझ आए तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेना, मैं आपको फिर समझा दूंगा। आई होप आपको अभी तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट समझ आ गया है। अब कहाँ जरूरत है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, अगर मैं ये बताऊं तो ये माना जाता है कि हर लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी मतलब क्या, जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, वहां पे ये माना जाता है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्ट्रेंथ के जो 1/3 है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक लिस्टेड कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें 12 डायरेक्टर हैं, तो उस 12 में से जो 1/3 है, मतलब कितने, 4 डायरेक्टर जो है वो कम से कम क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। दूसरी बात, मान लो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या फिर लोन या डिबेंचर या डिपॉजिट 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो पहले तो इस बात को दिमाग में फिक्स करो, अगर कंपनी लिस्टेड है तो टोटल के 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होंगे, और अगर कंपनी अनलिस्टेड है लेकिन उसका पेड अप कैपिटल या तो 10 करोड़ से ज्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर लोन जो है या डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है, तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट प्रोविजन आता है डिक्लेरेशन का। किस बात का डिक्लेरेशन, तो मान लो वैभव एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, तो इसको क्या करना होगा, रूटीन बेसिस पे डिक्लेरेशन देते रहना होगा अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर, कि जो क्राइटेरिया इंडिपेंडेंस का रखा गया है ये उसको फुलफिल करता है, मतलब इसका रिश्तेदार कंपनी से नहीं जुड़ा है, और जितने क्राइटेरिया आपने उतने पढ़े हैं। तो कब कब डिक्लेरेशन देना होता है, तो सबसे पहली उस मीटिंग में डिक्लेरेशन देना होता है जो वो एज अ डायरेक्टर अटेंड कर रहा है। ठीक है, मान लो कि वैभव का अपॉइंटमेंट हुआ 30 जुलाई को, ये अपॉइंट हुआ। अब इसके अपॉइंटमेंट के बाद जो नेक्स्ट मीटिंग हुई वो 5 सितंबर को हुई, तो वैभव के लिए तो फर्स्ट मीटिंग ही है। तो फर्स्ट मीटिंग में वैभव क्या करेगा, बताएगा कि इंडिपेंडेंस के जितने क्राइटेरिया मैं पूरी करता हूं। अब ये पहली बार हो गया। अब हर साल जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, मतलब 1 अप्रैल को जो बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें वैभव हर साल बताया करेगा कि उसकी इंडिपेंडेंस बनी हुई है कि नहीं। और यदि कोई बदलाव आता है किसी चीज में, मान लो उसकी इंडिपेंडेंस पे कोई इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि वाइफ मान लो कंपनी में डायरेक्टर हो गई, तो ये बात भी उसको बतानी पड़ेगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। आपको अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन भी गए हो तो अगली परीक्षा से गुजरना पड़ता है, आपको अपनी इंडिपेंडेंस बीच बीच में डिक्लेयर करनी पड़ती है। पहली बार कब करते हो, जब अपॉइंट होते हो, उसके बाद जब भी आपके लिए जो पहली मीटिंग होगी उसमें, फिर हर साल जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें, और कभी अगर इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया में कोई चेंज आया तो भी बताना। क्या आपको सैलरी मिलती है, तो जवाब है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बेसिकली सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, वो कहाँ से कमाता है, तो जो मीटिंग में बैठने की फीस होती है जिसे सीटिंग फीस बोलते हैं, बस वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिलती है। लेकिन अभी इस साल की अपडेट ये है बेसिकली कि कोविड को सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं हुआ है,
तो जैसे आप दूसरे डायरेक्टर्स को या मैनेजिंग डायरेक्टर को सैलरी देते, वैसे ही आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों को भी सैलरी देनी होती होगी। ये इस साल का चेंज है, ये चेंज पहले नहीं था, आप ये ध्यान रखना। अभी तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सैलरी नहीं पाते थे, वो सिर्फ मीटिंग में बैठने की फीस पाते हैं, जिसको सिटिंग फीस बोलते हैं। लेकिन इस साल कोविड की सिचुएशन देख के बोला गया कि आप इनको भी सैलरी देंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई और इसमें आपको दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इनका टर्म कितने समय का है? तो अगर एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी कंपनी में अपॉइंट हुआ है तो ये 5 साल के पीरियड तक के लिए होता है, ठीक है। और अगर इसे रीअपॉइंट करना होता है तो आपको फिर शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है और दिक्कत नहीं है। तो मैं जैसे बोलता हूँ, वैभव का एग्जांपल लेके ही चलते हैं। वैभव अभी अगर 2020 में हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना है तो ये 2024 तक रहेगा, सॉरी 2025 तक रहेगा। इसको मैं 2021 कर देता हूँ। 2021 से 2025 तक 5 साल वैभव रहेगा ही रहेगा। अब जैसे रीअपॉइंट करना है तो मैंने क्या बोला है कि शेयर होल्डर से रिजोल्यूशन पास करा के रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज है कि आप रीअपॉइंट तभी करोगे या रीअपॉइंटमेंट तभी कंसिडर करोगे जब पहले टर्म को खत्म हुए कम से कम 3 साल बीत चुका है। मतलब पिछले 3 सालों तक ये कंपनी से किसी तरह का जुड़ा नहीं रहेगा। मतलब 2025 में जैसे रिटायर हो गया तो 3 ईयर का गैप आएगा। इस गैप के बाद आप इसको क्या कर सकोगे, रीअपॉइंट कर सकोगे। और इन 3 सालों तक ये कंपनी से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है और आपको इसमें दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है आपको पढ़ने के लिए। सबसे पहले इसका टर्म मैक्सिमम 5 साल का रहता है और 5 साल के सिर्फ 2 ही टर्म मिल सकते हैं, ठीक। 2 ही टर्म मतलब अगली बार रीअपॉइंट एडजस्टमेंट भी करेंगे तो 5 साल के पीरियड के लिए करेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि गैप कितने साल का बीच में होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। मतलब अभी आगे अपॉइंट होगा तो 2028 से लेकर ये अपॉइंट होगा 2033 तक, है ना। दूसरी बात, इनको ऐसा तो सैलरी मिलनी नहीं है, इनको मीटिंग में बैठने की फीस मिलती है जिसको सिटिंग फीस बोलते हैं। इन पर रिटायरमेंट और रोटेशन का रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता कि उनका टर्म 5 साल का फिक्स है, ठीक। मान लो अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी पोजीशन छोड़ के चल दिया या जगह छोड़ दिया या रिजाइन कर दिया तो उसके हटने के बाद 3 महीने के अंदर आपको उसकी जगह फिल करनी होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 मंथ विच एवर इज लेटर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये छोड़ के गया है मान लो 3 नवंबर को, अब कब होगा अगला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब रखना है, या तो आप विद इन 3 मंथ रख लो या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, जो भी बोर्ड मीटिंग है दोनों में से जो डेट लेट हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों में से जो डेट लेट हो मतलब कि जैसे मान लो मैंने 5 मार्च को मीटिंग करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखा तो 3 महीने तो बीत गए, लेकिन 3 नवंबर के बाद हमारी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हुई थी, 5 मार्च को ही थी। तो विच एवर इज लेटर 5 मार्च की डेट को माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, हर साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक सेपरेट मीटिंग होना जरूरी होता है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होंगे, ठीक है। और उनके अलावा कोई और नहीं आएगा, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं आएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें दिक्कत नहीं है। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हो तो आपका कंपनी में क्या रोल बनता है, आपको क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले तो आप सबके इंटरेस्ट को बैलेंस करते हो, किसी को फायदा नहीं उठाने देते। नेक्स्ट, शेयर होल्डर अगर कंपनी पे प्रेशर डालते हैं तो आप उस प्रेशर को काउंटर करते हो, आप बोलते हो हम कंपनी को सही रास्ते पे चलाएंगे। आप सक्सेशन प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो। सक्सेशन प्लानिंग मतलब हु विल बी द नेक्स्ट डायरेक्टर, या बहुत अच्छे से खोज के बता सकते हो क्योंकि आप तो इंडिपेंडेंट हो, न्यूट्रल हो, तो आप अच्छे ही डायरेक्टर लेकर आओगे। आप बोर्ड के लिए कोच की तरह काम करते हो, आप एक प्रॉपर जजमेंट देते हो, ये आपके रोल्स हैं, ठीक है। आपकी ड्यूटीज क्या है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आपको मैं सेल्फ पढ़ने दे रहा हूं, ये मेरे को पढ़ के देना, नहीं समझ आए तो बताना। मेरे को आज इतना आप पढ़ के दो, सुबह इसके आगे हम लोग कर दे वाले।